9 एपिसोड में हमने एक आदमी की पूरी कहानी देखी। एक साधारण ब्रुकलिन के लड़के से दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक बनने तक का सफर। एक ऐसा तंत्र जो दशकों तक चला, जिसमें राष्ट्रपति थे, राजकुमार थे, अरबपति थे, वैज्ञानिक थे, बैंक थे और पीड़िताएं थी, जिनकी आवाजें दबाई गई, जो दशकों तक लड़ती रही। और फिर 2019 में एप्स्टीन की मृत्यु, जो सवाल बन गई। लेकिन ये कहानी वहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि 30 जनवरी 2026 को, जो शायद अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा दस्तावेज प्रकाशन था, न्याय विभाग ने 3.5 लाख पृष्ठ, 2000 वीडियो और 1,80,000 तस्वीरें दुनिया के सामने रख दी। ये है एपिसोड 10, अंतिम एपिसोड। फाइलें खुली, सच कितना आया। ये है एप्स्टीन फाइल्स, भाग 1। एप्स्टीन फाइल्स पारदर्शिता अधिनियम, वो कानून जिसने सब बदला। नवंबर 2025, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक विधेयक पेश हुआ। नाम था एप्स्टीन फाइल्स पारदर्शिता अधिनियम। इसे पेश किया था 2 सांसदों ने, रिपब्लिकन थॉमस मैसी और डेमोक्रेट रो खन्ना। ये एक दुर्लभ क्षण था। अमेरिकी संसद में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, जो हर मुद्दे पर एक दूसरे से असहमत होते हैं, एक साथ खड़े थे। उन्होंने कहा, एप्स्टीन मामले से जुड़े सभी दस्तावेज 30 दिनों में सार्वजनिक किए जाएं। विधेयक प्रतिनिधि सभा में पास हुआ, सीनेट में सर्वसम्मति से पास हुआ। 19 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किए। समय सीमा थी 19 दिसंबर 2025। भाग 2, पहली रिलीज और वो विवाद, 19 दिसंबर 2025। समय सीमा का दिन। न्याय विभाग ने कुछ दस्तावेज जारी किए, लेकिन क्या जारी किया और क्या नहीं, इसने एक नई बहस छेड़ दी। 500 से अधिक पृष्ठ पूरी तरह काले थे, एक भी शब्द दिखाई नहीं देता था। जारी होने के एक दिन के भीतर 16 फाइलें बिना किसी स्पष्टीकरण के वेबसाइट से हटा दी गई। और फिर एक और चौंकाने वाली बात, डिजिटल फाइलों में कुछ तकनीकी खामियां थी, जिससे काले रंग में छुपाई गई जानकारी को आम लोग उजागर कर सके। इंटरनेट पर हजारों लोग फाइलें खंगालने लगे, और उन्होंने जो पाया उसने न्याय विभाग को शर्मिंदगी में डाल दिया। तस्करी नेटवर्क के साथ दस्यों और तरीकों के बारे में ऐसी जानकारी सामने आई, जिसे अधिकारी छुपाना चाहते थे। संसद के सदस्यों ने आक्रोश जताया। सांसद रो खन्ना ने कहा, यह कानून का उल्लंघन है, हमने जो मांगा वो नहीं दिया गया। जनवरी 2026 की शुरुआत में न्याय विभाग ने संसद को एक पत्र लिखा। उसमें माना, अभी तक 1% से भी कम फाइलें जारी हुई है। ये स्वीकृति 1% से कम, इसने देश को और क्रोधित किया। भाग 3, 30 जनवरी 2026, वो दिन जब बांध टूटा। 30 जनवरी 2026 सुबह उपमहान्यायवादी टॉड ब्लैंच ने एक संवाददाता सम्मेलन किया। उन्होंने घोषणा की, न्याय विभाग ने 30 लाख से अधिक अतिरिक्त पृष्ठ, 2000 वीडियो और 1,80,000 तस्वीरें जारी की हैं। ये अमेरिकी इतिहास में किसी एक मामले से जुड़ा सबसे बड़ा दस्तावेज प्रकाशन था। 3.5 लाख पृष्ठ, 300 गीगाबाइट से अधिक डेटा, 5 प्राथमिक स्रोतों से, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में एप्स्टीन के खिलाफ मामले, न्यूयॉर्क में मैक्सवेल के खिलाफ मामला, एप्स्टीन की मृत्यु की जांच, एप्स्टीन के एक पूर्व नौकर की जांच और जांच, एजेंसी की कई जांचें। ब्लैंच ने कहा, हमने किसी को भी नहीं बचाया, न राष्ट्रपति ट्रंप को, न किसी और को। लेकिन उसी संवाददाता सम्मेलन में सीनेट के अल्पसंख्यक नेता चक शूमर ने एक सवाल उठाया, जो आज भी अनुत्तरित है। उन्होंने कहा, न्याय विभाग ने कहा कि उन्होंने 60 लाख पृष्ठ एकत्र किए और केवल 30.5 लाख जारी किए। बाकी 26.5 लाख पृष्ठों में क्या है? भाग 4, फाइलों में क्या था? प्रमुख खुलासे। फाइलें इतनी विशाल थी कि उन्हें पूरी तरह पढ़ने में वर्षों लगेंगे, लेकिन पहले कुछ हफ्तों में पत्रकारों और आम लोगों ने
जो पाया वो चौंकाने वाला था। पहला, 60 गिनती का अभियोग जो कभी दाखिल नहीं हुआ। 2001 से 2005 के बीच एप्स्टीन और 3 अज्ञात प्रतिवादियों के खिलाफ एक 60 गिनती का अभियोग तैयार था। ये वही अभियोग था जिसे 2008 के सौदे ने रोक दिया। उसमें स्पष्ट लिखा था, एप्स्टीन और 3 अज्ञात व्यक्तियों ने मिलकर 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों को अश्लील कार्यों के लिए पैसे देकर एप्स्टीन की इच्छाएं पूरी कराने का षड्यंत्र किया। 3 अज्ञात प्रतिवादी, उनके नाम आज भी काले रंग में छुपे हैं। दूसरा, ग्लेन मैक्सवेल का जनवरी 2015 का ईमेल, एक मसौदा बयान जो मैक्सवेल ने एप्स्टीन को भेजा। उसमें उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा जिसका नाम काला था, लेकिन विवरण से स्पष्ट था कि वो वर्जीनिया ग्यूफ्रे थी। मैक्सवेल ने लिखा, उनसे मेरी पहली मुलाकात मार-अ-लागो में हुई, जहां वो मालिश सेवाओं में काम करती थी, और एप्स्टीन ने उनका साक्षात्कार अपनी मालिश करने वाली के रूप में किया। मेरी समझ थी कि वो 18 वर्ष से अधिक की है, लेकिन विवरण के अनुसार ये 1999 की बात थी, जब ग्यूफ्रे 16 वर्ष की थी। ये ईमेल मैक्सवेल के इनकार का एक और खंडन था। तीसरा, नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री थोरबियोन यागलैंड। ईमेल दिखाते हैं कि एप्स्टीन ने यागलैंड की मदद लेने की कोशिश की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए। नॉर्वे पुलिस ने जांच शुरू की। चौथा, स्टीव बैनन और वो वृत्तचित्र जो कभी नहीं बना। एप्स्टीन और स्टीव बैनन, जो ट्रंप के पूर्व राजनीतिक रणनीतिकार हैं, के बीच सैकड़ों संदेश थे। बैनन ने 2018 में एप्स्टीन को लिखा, मैं असली कहानी पर एक वृत्तचित्र बनाना चाहूंगा। एप्स्टीन ने जवाब दिया, हाँ, शानदार विचार है। एप्स्टीन एक जनसंपर्क अभियान की योजना बना रहे थे, खुद को एक परिवर्तित और प्रायश्चित करते व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए। पांचवा, न्याय विभाग का एक मसौदा बयान। एक दस्तावेज में न्याय विभाग के एक मसौदा बयान में लिखा था, एप्स्टीन की मृत्यु 9 अगस्त को हुई, लेकिन एप्स्टीन की मृत्यु 10 अगस्त को हुई। न्याय विभाग ने कहा, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण टंकन त्रुटि है। षड्यंत्र सिद्धांत समर्थकों ने कहा, यह टंकन त्रुटि नहीं है। भाग 5, वो नाम जो फाइलों में थे, फाइलों में जो नाम थे और जिन पर प्रभाव पड़ा। पहला, कैथरीन रूएमलर, ओबामा प्रशासन की पूर्व व्हाइट हाउस वकील, गोल्डमैन सैक्स की मुख्य कानूनी अधिकारी। फाइलों में रूएमलर के 10,000 से अधिक संदर्भ थे। ईमेलों में उन्होंने एप्स्टीन को अंकल जेफरी कहकर संबोधित किया था। एप्स्टीन ने उन्हें $9,000 का एक बैग उपहार में दिया था, और उन्होंने बदले में एप्स्टीन को सलाह दी थी कि अपनी यौन जीवन के बारे में कठिन सवालों का जवाब कैसे दें। जनवरी 2026 में रूएमलर ने गोल्डमैन सैक्स से इस्तीफा दे दिया। दूसरा, लॉरेन समर्स, अमेरिका के पूर्व वित्त सचिव, हार्वर्ड के पूर्व अध्यक्ष। फाइलों में समर्स और एप्स्टीन के बीच संपर्क के प्रमाण थे। फरवरी 2026 में समर्स ने हार्वर्ड के सभी शैक्षणिक और प्राध्यापक पदों से इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने ओपनएआई के निदेशक मंडल से भी इस्तीफा दिया। समर्स की पत्नी कवयित्री एलिसा न्यू की पीबीएस कार्यक्रम पोएट्री इन अमेरिका रद्द कर दी गई, जब पता चला कि एप्स्टीन ने उस कार्यक्रम को वित्त पोषित किया था। तीसरा, थॉमस प्रिट्जकर, हयात होटल साम्राज्य के मालिक, इलिनॉय के राज्यपाल जे.बी. प्रिट्जकर के भाई। फाइलों में दिखा कि थॉमस और एप्स्टीन 2008 की दोष सिद्धि के बाद भी वर्षों तक ईमेल के जरिए संवाद करते रहे और साथ भोजन करते रहे। जे.बी. प्रिट्जकर ने फरवरी 2026 में राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। चौथा, केसी वास्सरमैन, प्रतिभा और खेल एजेंट, 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष। फाइलों में मैक्सवेल और वास्सरमैन के बीच ईमेल थे, जो 2000 के दशक की शुरुआत के थे। दोनों के बीच एक अनुचित किस्म का पत्राचार था। वास्सरमैन ने घोषणा की कि वो अपनी फर्म में अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। उनके प्रमुख ग्राहक
जिनमें फुटबॉल खिलाड़ी एबी वाम्बैक शामिल थी, फर्म छोड़ गए। 5वां, वुडी एलन और सुनी ब्रेविन। फाइलों में एक जनवरी 2017 का ईमेल था जो वुडी एलन के खाते से भेजा गया था, लेकिन सुनी ने लिखा था। उसमें लिखा था, बार्ड कॉलेज में बेशे को दाखिला दिलाने के लिए पर्याप्त धन्यवाद नहीं कह सकती। ये उनकी बेटी के कॉलेज प्रवेश के लिए एप्स्टीन की मदद मांगने का संदर्भ था। भाग 6, वो बातें जो फाइलों में नहीं थी। फाइलों में क्या नहीं था, ये उतना ही महत्वपूर्ण है। पहला, कोई रहस्यमय ग्राहक सूची नहीं। ये वो सूची थी जिसके बारे में वर्षों से चर्चा थी, जिसमें एप्स्टीन के अपराधों में सहभागी सभी शक्तिशाली लोगों के नाम होने की बात कही जाती थी। उपमहान्यायवादी टॉड ब्लैंच ने स्पष्ट कहा, ऐसी कोई सूची अस्तित्व में नहीं है। दूसरा, ब्लैकमेल का कोई ठोस प्रमाण नहीं। वर्षों से यह सिद्धांत था कि एप्स्टीन ने शक्तिशाली लोगों को ब्लैकमेल किया, कैमरे लगाए और उस जानकारी से उन्हें नियंत्रित किया। जांच एजेंसी और न्याय विभाग दोनों ने कहा, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। तीसरा, किसी खुफिया एजेंसी से जुड़ाव का कोई प्रमाण नहीं। वो सिद्धांत कि एप्स्टीन किसी अमेरिकी या इजरायली खुफिया एजेंसी के लिए काम करते थे, इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिला। लेकिन फिर वो सवाल उठता है, अगर इनमें से कोई भी सच नहीं है तो एप्स्टीन इतने सालों तक कैसे बचते रहे? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है। भाग 7, वो 26.5 लाख पृष्ठ जो अभी भी छुपे हैं। न्याय विभाग ने माना उन्होंने 60 लाख पृष्ठ एकत्र किए और 3.5-10 लाख पृष्ठ जारी किए। बाकी 26.5 लाख पृष्ठों के बारे में न्याय विभाग ने कहा, ये या तो दोहराव वाले दस्तावेज हैं या मामले से पूरी तरह असंबंधित है। लेकिन सांसद रो खन्ना और थॉमस मैसी, जिन्होंने ये कानून बनाया, उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। खन्ना ने न्याय विभाग को एक पत्र लिखा। वो अप्रकाशित फाइलें देखना चाहते हैं। उन्हें सरकारी सर्वर पर बिना संपादन के फाइलें देखने का मौका दिया गया। 2 घंटे देखने के बाद खन्ना ने एक नाम सार्वजनिक किया, अमीराती व्यापारी सुल्तान अहमद बिन सुलाइम, जो उन 6 लोगों में से एक थे जिनके नाम अप्रकाशित फाइलों में थे। सांसद मैसी के दबाव में न्याय विभाग ने लेस्ली वेक्सनर का नाम उजागर किया, जो जांच एजेंसी के दस्तावेजों में एप्स्टीन के सहयोगी के रूप में सूचीबद्ध था। वेक्सनर विक्टोरियाज सीक्रेट के संस्थापक, जिनका एपिसोड 1 में हमने विस्तार से उल्लेख किया था। भाग 8, कांग्रेस की सुनवाइयां और वो गवाहियां। जनवरी 2026, संसद की निगरानी समिति ने बिल और हिलेरी क्लिंटन को गवाही के लिए बुलाया। उन्होंने पहले मना किया। 21 जनवरी को समिति ने उन्हें संसदीय अवमानना में डालने के लिए मतदान किया। इसके बाद दोनों ने राजी होने का निर्णय लिया। 26 फरवरी 2026, हिलेरी क्लिंटन ने बंद कमरे में गवाही दी। उन्होंने कहा वो कभी एप्स्टीन से नहीं मिली। 27 फरवरी, बिल क्लिंटन ने गवाही दी। उन्होंने कहा उन्होंने न कुछ देखा और न कुछ किया जो गलत हो। 3 मार्च, वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने गवाही दी। उन्होंने माना कि 2012 में वो अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ द्वीप पर गए थे, जबकि पहले उन्होंने कहा था कि 2005 के बाद कोई संपर्क नहीं था। और जून 2026 में बिल गेट्स ने सीनेट की वित्त समिति के सामने गवाही दी। उन्होंने कहा एप्स्टीन से मिलना उनका एक गंभीर भूल था। उन्होंने माना कि 2011 से 2014 के बीच एप्स्टीन से कई बार मिले और उन्होंने कहा एप्स्टीन ने उनकी शादी के बारे में कुछ जानकारी का उपयोग करने की धमकी दी थी। ये एकमात्र ऐसा सार्वजनिक बयान था जिसमें किसी प्रमुख व्यक्ति ने संकेत दिया कि एप्स्टीन ने दबाव का उपयोग किया। हालांकि ये ब्लैकमेल का औपचारिक आरोप नहीं था। भाग 9, वो प्रश्न जो अभी भी बाकी है। 10 एपिसोड, 3.5-10 लाख पृष्ठ, दर्जनों गवाहियां और फिर भी कुछ सवाल हैं जो अनुत्तरित है। पहला सवाल, वो 3 अज्ञात प्रतिवादी कौन है? 60 गिनती के अभियोग में जिनके नाम थे,
जो कभी दाखिल नहीं हुआ। वो 3 व्यक्ति कौन हैं? उनके नाम आज भी काले रंग में छुपे हैं और न्याय विभाग ने उन्हें सार्वजनिक करने से मना किया है। दूसरा सवाल, वो 26.5 लाख पृष्ठ क्यों छुपाए गए? न्याय विभाग का जवाब है दोहराव और असंबंधित सामग्री। लेकिन एक कानून बनाने वाले ने कहा, मैंने अप्रकाशित फाइलें देखी है और वो दोहराव नहीं है। तीसरा सवाल, ग्लेन मैक्सवेल को माफी मिलेगी? उनके वकीलों ने ट्रंप प्रशासन से माफी मांगी है। ट्रंप ने अब तक कोई निर्णय नहीं किया है, लेकिन ये संभावना जो पीड़िताओं के लिए सबसे दर्दनाक होगी अभी भी मौजूद है। चौथा सवाल, एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के खिलाफ क्या होगा? गिरफ्तारी हुई, लेकिन आरोप अभी तक नहीं, जांच जारी है। पांचवा सवाल, क्या कोई और गिरफ्तारी होगी? 2026 में अमेरिका में एप्स्टीन मामले से कोई नई गिरफ्तारी नहीं हुई। भाग 10, वो विरासत जो ये मामला छोड़ता है। ये डॉक्यूमेंट्री एक आदमी की कहानी से शुरू हुई, लेकिन ये कभी केवल एक आदमी की कहानी नहीं थी। ये उस व्यवस्था की कहानी है जो शक्तिशाली लोगों को बचाती है। जांच एजेंसी ने 1996 में मारिया फार्मर की शिकायत अनदेखी की। अलेक्जेंडर अकोस्टा ने 2008 में एक ऐसा सौदा किया जिसने पूरे नेटवर्क को बचा लिया। महानगर सुधार केंद्र के रक्षकों ने अपना काम नहीं किया। 2 बड़े बैंकों ने जानते हुए भी चुप रहना पसंद किया। हार्वर्ड और MIT ने पैसे के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। और राजनेताओं, राजकुमारों और अरबतियों ने एक दोष सिद्ध यौन अपराधी के साथ संबंध बनाए रखे। ये सब एक साथ केवल तभी संभव है जब व्यवस्था खुद टूटी हुई हो। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, अब हम जानते हैं कि पश्चिमी अभिजात वर्ग बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है। ये वाक्य एक प्रतिद्वंद्वी देश के मुंह से अमेरिकी व्यवस्था के लिए एक करारी चुनौती है। और एक जनवरी 2026 के सर्वेक्षण में 49% अमेरिकियों ने कहा कि वो इस बात से असंतुष्ट है कि सरकार ने एप्स्टीन फाइलों से कितना जारी किया। 2/3 ने कहा सरकार जानबूझकर जानकारी छुपा रही है। ये विश्वास का संकट है। भाग 11, पीड़िताओं का संदेश। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में सबसे महत्वपूर्ण आवाजें पीड़िताओं की रही है। और 30 जनवरी 2026 को जब फाइलें जारी हुई, 20 पीड़िताओं के एक समूह ने एक संयुक्त बयान जारी किया। उसमें लिखा था, न्याय विभाग ये दावा नहीं कर सकता कि वो फाइलें जारी करने का काम पूरा कर चुका है, जब तक कि हर कानूनी रूप से आवश्यक दस्तावेज जारी नहीं हो जाता और हर अपराधी और सहायक पूरी तरह उजागर नहीं हो जाता। ये अभी खत्म नहीं हुआ। ये वाक्य, ये अभी खत्म नहीं हुआ, यही इस पूरी कहानी का सार है। वर्जीनिया ग्यूफ्रे नहीं है, लेकिन उनके शब्द हैं। मारिया फार्मर ने मुकदमा जारी रखा है। एनी फार्मर आज भी पीड़ितों की मदद कर रही है और दर्जनों अन्य जिनके नाम हम नहीं जानते, वो अभी भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। भाग 12, अंत में। ये डॉक्यूमेंट्री 10 एपिसोड में थी, लेकिन ये कहानी 10 एपिसोड में समाप्त नहीं होती, क्योंकि न्याय अभी पूरा नहीं हुआ। एक महिला जेल में है, लेकिन उसकी माफी की मांग अभी भी लंबित है। एक राजकुमार गिरफ्तार हुआ, लेकिन आरोप अभी नहीं लगे। 3 अज्ञात प्रतिवादियों के नाम अभी भी छुपे हैं और 26.5 लाख पृष्ठ अभी भी अप्रकाशित है। लेकिन एक बात हुई, दुनिया ने जाना, उन पीड़िताओं ने जाना कि उनकी आवाजें सुनी गई। उस व्यवस्था के बारे में दुनिया को पता चला जो शक्तिशाली लोगों को बचाती है। और ये जानकारी, ये जागरूकता शायद किसी अगले एप्स्टीन को रोकने में मदद करे। शायद जेफरी एप्स्टीन एक लक्षण था। बीमारी अभी भी है और उसका इलाज, पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय अभी भी बाकी है। ये था एप्स्टीन फाइल्स। 10 एपिसोड, एक अनसुनी सच्चाई जो अब सुनाई दी। एपिसोड 10 समाप्त। एप्स्टीन फाइल्स सीरीज समाप्त।